जैसे आपने जैसे बताया कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है कि मेरे प्रोफाइल स्टॉक कर रहा है, मेरे पीछे आता है, और उसके अंदर भी ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है ये उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, बट उनको जब रियलाइज़ होता है, जब उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हो जाती है, फिर उनको बेल कराना होता है, जब वो पूरा ट्रायल चलता है ना, जब उनको रियलाइजेशन होता है कि ये मैंने गलत करा। कि सर मुझे एक पुलिस वाले आए हैं और मैंने एक गन के साथ एक फ़ोटो शेयर करी थी फेसबुक पे, अब वो उनके पास पता नहीं कैसे चली गई है। आउटरीच कर रहा है, कुछ आपको गलत दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, या फिर आपके लिए मतलब कुछ ये कर रहा है कि आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो डिफेमेशन, आप उसके ऊपर डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। आज की शाम आपके नाम, मैं हूं मुस्कान। आज चलिए हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो चीज़ आपको लगती है कि वो नहीं है और वो सच है कि क्रिमिनल एक्ट होता है। क्या हम इस चीज़ को पोस्ट करके कुछ होगा? नहीं, उन चीज़ों के ऊपर भी एक क्राइम एक्ट बनता है। चलिए आज मिलते हैं दिशान जी से, जो है क्रिमिनल लॉयर। नमस्कार, मेरा नाम दिशान सैनी है और मैं अभी लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव बार एसोसिएशन में। जैसा मैम ने बताया कि पोस्ट करने से कुछ ऐसा होता है, नहीं होता, ये बिल्कुल मैम की बहुत सही है, बिल्कुल होता है ऐसा। जैसे भी आपने कुछ एक्टिविटीज़ करी, जैसे भी आपने कभी आपने भी बहुत सारे रील्स देखे होंगे कि कोई गन से उस पर शूट कर रहा है, कोई रील्स अपलोड कर रहा है, कोई मतलब पब्लिक एरिया में गन्स दिखा रहा है, तो उससे क्या होता है कि सडन से उसको गन को पब्लिक को नहीं पता कि वो ओरिजिनल है या फिर फेक है, तो पब्लिक उससे पैनिक हो जाती है, और वो जैसे ही रील अपलोड करते हैं आप उसके अंदर, वो साइबर क्राइम के अंदर उसके अंदर इंक्लूड होती है, और वो बिल्कुल आप उसके अंदर क्राइम्स में बुक होते हो, जैसा वो भी पब्लिक इश्यूज़ में आता है वो सारा उसके अंदर। लोगों को इन चीज़ों से क्या डर नहीं लगता? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ना अभी लोग अपने उससे जैसे क्राइम्स में जो भी हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये क्राइम भी है, कि आप जो पब्लिकली ये गन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पब्लिकली कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका आपको रिवर्ट पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो इस चीज़ों के लिए हम लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? उन लोगों को कैसे समझ आएगी कि हमारे लिए ही ये नुकसान है? हाँ, लैक ऑफ नॉलेज। एक पब्लिक में आजकल क्या देखा जा रहा है कि लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता कि आगे चल के इस जो चीज़ जो कर रहे हैं उनका क्या क्या आगे चल के इश्यूज़ आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक आपको लॉ अबाइडिंग सिटीज़न जो भी हैं, आप लॉ के रिलेटेड, जो भी लॉ से रिलेटेड है उसके अंदर आपको चलना चाहिए। हाँ, एक गन के साथ एक पिक अपलोड कर दी, तो उसमें क्या हुआ कि जो वो है साइबर सेल है, जो भी आपका ऑनलाइन जो भी डाटा कलेक्ट करता है, उस साइबर सेल ने CI वाले जो भी पुलिस होता है उनको वो फ़ोटोज़ वहाँ पे सेंड करी, तो उसने वहाँ से पुट करा कि ये गन, अब ये नहीं पता कि उसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता नहीं हो सकता कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो वो जब तक आप उसको फिज़िकली नहीं टेस्ट कर पाएंगे तो आपको नहीं पता लगेगा। तो क्या हुआ, मेरे पास एक केस आया कि उसमें ऐसे ऐसे कॉल आया कि सर मुझे एक पुलिस वाले आए हैं और मैंने एक गन के साथ एक फ़ोटो शेयर करी थी फेसबुक पे, अब वो उनके पास पता नहीं कैसे चली गई है। तो अब हमने उनका बात करी उनसे, पुलिस वालों से, तो उन्होंने बताया कि सर आप ना एक बार वो जो एनिमेशन है वो मुझे एक बार प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे हमें पता लगे कि वो ओरिजिनल है या फेक है। अगर ओरिजिनल होगा तो उसके अलग से, अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसके बिहाफ पे देखा जाएगा, अगर फेक है तो उसके बिहाफ पे देखा जाएगा। तो हमने उस अपने क्लाइंट से बात करी, तो उसने बताया कि सर वो फेक है। लाइटर, आजकल लाइटर भी चल रहे हैं, एनिमेशन वाले लाइटर आते हैं, गन लाइटर आते हैं, उन्होंने उसको लाके वो दिया, तो वहाँ पे उसको पता लगा कि जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं गन से रिलेटेड, या फिर आप जो भी पब्लिक में ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आगे चल के आपको ही हार्म करना पड़ेगा। सर, सोशल मीडिया पे ना लोग हमारा अकाउंट हैक कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है। उसके बाद हम लोग स्टोरीज लगाते हैं, लोग फ्रेंड्स को भेजते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं कि इस आईडी को रिपोर्ट कराइए।
तो उस पे क्या क्या एक्ट्स लगते हैं? अगर वो हमारा फ़ोटो लेके अपने प्रोफाइल पे दूसरे पे लगाते हैं, क्या वो हमारी आइडेंटिटी लेके हमारी आइडेंटिटी को इतना मिसयूज़ कर देते हैं, तो उन पे क्या एक्ट लगने चाहिए? देखिए आईपीसी में बिल्कुल इसकी जो आप बता रहे हैं कि आपका डिफेमेशन एक करके है सेक्शन 499। आपको जैसे कोई बिल्कुल आउटरीच कर रहा है, कुछ आपको गलत दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, या फिर आपके लिए मतलब कुछ ये कर रहा है कि आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो डिफेमेशन आप उसके ऊपर डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है अगर आप देखें तो, कि अगर आप किसी को गलत बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, ये डिफेमेशन के अंदर आता है सारा। पर लोग तो इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि दूसरों की आईडी को मिसयूज़ कर लेते हैं, अब उनकी फ़ोटोज़ लगा देते हैं, उनकी ही प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। देखिए मैम, इसमें ना ये एक साइबर क्राइम का भी इशू आजकल बहुत देखा जा रहा है। ये साइबर क्राइम का भी इशू आता है, तो आप इस पे साइबर क्राइम की एक ऑफिशियल वेबसाइट है cybercrime.government.in। आप इस पे भी अपनी जो शिकायत है इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 1930 पे, जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी आपके मैटर्स हैं उनके लिए। जो उन्होंने क्रिमिनल एक्ट करा है उनको बिल्कुल उसकी सज़ा मिलेगी, और जो भी उनका ट्रायल चलेगा, जो भी उनके क्रिमिनल पनिशमेंट होगी वो पनिशमेंट उनको मिलेगी, या फिर उनके ऊपर जो भी फ़ाइन लगेगा वो फाइन उनको मिलेगा। आजकल लोग बहुत ज़्यादा धमकी देते हैं या उस टॉर्चर करते हैं, मेरे से शादी कर लो, मेरे से ये फ़ोन करते हैं कि मेरे से शादी कर लो, पीछे पीछे आते हैं, अगर हम कहीं पीछे पीछे जा रहे हैं वो हमारे पीछा करते हैं, तो उनको कैसे सबक सिखाया जाए? देखिए मैम, इसके अंदर आप जो भी आपका नियर अबाउट पुलिस स्टेशन होता है उसके अंदर आप आईपीसी की 354 सेक्शन के आप उसमें उसको रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे आपने जैसे बताया कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है कि मेरे प्रोफाइल स्टॉक कर रहा है, मेरे पीछे आता है, और उसके अंदर भी ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है ये उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, बट उनको जब रियलाइज़ होता है, जब उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, फिर उनको बेल कराना होता है, जब वो पूरा ट्रायल चलता है ना, जब उनको रियलाइजेशन होता है कि ये मैंने गलत करा। अगर वो अपने घर वालों को भेजते हैं, हमारे घर पे लड़कियों के घर पे भेजते हैं कि रिश्ता लेके जाओ, तो वो घर वाले भी चले जाते हैं, क्या उन घर वालों को नहीं पता कि ये हम बच्चे के कहने पे हम क्या कर रहे हैं? देखिए आजकल जो आप जैसा बता रहे हैं कि घर वाले रिश्ता लेके चले जाते हैं, ये अलग मैटर है, इसको हम उसमें नहीं रख सकते। नहीं, कई बार क्या होता है ना, अपने बच्चे की बात सुन के वो चले जाते हैं, चाहे उसे जाने चाहे ना जाने। देखिए अब आजकल डेमोक्रेसी है, कोई भी आपको कहीं भी मिल सकता है, बट एक एथिकल होता है कि आपसे वो उस लहजे में बात कर रहे हैं, एक आपकी कंसेंट ले रहे हैं कि आप रेडी हैं या नहीं हैं। अगर आप विदाउट कंसेंट वो कुछ करते हैं तो वो उसके जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हाँ। जैसे जो भी एक्टिविटीज़ है वो उस पर लगेगी। जैसे कोई भी आप स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग लगेगा, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, जो भी क्रिमिनल एक्ट डन करेंगे वो उसके हिसाब से वो क्रिमिनल एक्ट चलेगा। सर आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा एडवोकेट से, अगर कोई केस हो गया, अगर एडवोकेट के पास जाने से भी डरते हैं लोग। एडवोकेट को ऐसे समझते हैं कोई हमारे ऊपर कोई धारा ना लगा दे, वो हमारे ऊपर कोई केस ना कर दे, तो वो उन चीज़ों को कैसे हम उनको काम डाउन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे अगर कुछ लोगों को फॉल्स मतलब आप कह सकते हैं कि आपको कुछ गलत फहमी होती है, तो उसके लिए आपको ना 1-on-1 बैठना पड़ेगा। चाहे मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पास नहीं है, बहुत सारे एडवोकेट हैं, आप उनके पास जाइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है शेयर करिए उनसे, या फिर कोई भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या फिर आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड हो गया है, तो आप बैठेंगे जब भी उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। जैसे या आपकी गलती भी नहीं है तो आप उनके साथ बैठिए और आप उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, इसने हमारे पास ये केस दर्ज कराया है, उसमें ये एफआईआर रजिस्टर्ड कराई है और इसमें मेरी कोई मिस्टेक भी नहीं है। तो उसमें हम उसको आगे तक लेके जाते हैं, मतलब देखते हैं कि उसके अंदर आपका क्या रोल है, क्या एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उसके अंदर आपका क्या रोल है, स्पेसिफिकली नेम से आपका रोल मेंशन करा गया है उस एफआईआर में या नहीं करा गया, तो वो ट्रायल पे चलता है। फिर उसके बाद जैसे अब आजकल आता है कि एडवोकेट एक मतलब आप इशू बन गया है कि आप वो एडवोकेट उस एडवोकेट को जानता है और वो मेरा क्लाइंट उस क्लाइंट को, मेरा क्लाइंट जैसे मेरा जो क्लाइंट है वो उन एडवोकेट को जानता है और जो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट है वो मेरे एडवोकेट को जानते हैं, मतलब वो फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा भी होता है, हम जो कोर्ट में अपोजिट हैं
इन द सेंस एडवोकेट्स अपोजिट हैं, बट जैसे कोर्ट रूम से बाहर आने के बाद वी आर लाइक जस्ट अ फ्रेंड्स, हम ब्रदरहुड हैं, हम भाईचारा रखते हैं। हम ये नहीं कि आप अगर आपका कोई क्लाइंट आया और आपका क्लाइंट कहता है कि आप उन एडवोकेट से बात नहीं करेंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम ऐसा कुछ नहीं करते कि हम कोर्ट रूम में अलग है कि आपकी एक प्राइवेसी होती है, जो भी आपके क्लाइंट की प्राइवेसी होती है, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम क्लाइंट्स के साथ। एडवोकेट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि आपका बता देते हैं कि भाई आपका जो भी ये मैटर है वो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। हम उनको गलत बहकाते नहीं हैं कि ये हो जाएगा आपके साथ, आप ऐसे करो, ये हो जाएगा आपके साथ, आपको इतना पे करना पड़ेगा, हम आपको छुड़वा देंगे, हम ये करा देंगे। जो भी होगा वो जो भी बुक्स के हिसाब से चलेगा, वैसे नहीं करते आजकल। और एक इशू और आ रहा है क्लाइंट्स को कि आजकल एक बहुत इशू आ रहा है, जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ का इशू आ जाता है कि दोनों एडवोकेट मिल जाते हैं और क्लाइंट को कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, चाहे क्लाइंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हो। तो इसमें मैं अपने एडवोकेट साथियों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने क्लाइंट्स की देखिए, वो क्लाइंट्स आपका क्या इंसेंटिव चाहता है, मतलब आप क्लाइंट्स क्या मांग रहा है आपसे, क्या प्रेयर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में बहुत ज़्यादा टकरार चल रही है जी। तो एक दो चीज़ें उसमें डिवाइड हो गई हैं, एक हो गई है मार्केटिंग, एक हो गई है सोशल मीडिया। तो इन चीज़ों का कैसे एक्ट है और क्या इन चीज़ों से हम सीख सकते हैं? देखिए, पहला तो अभी जैसे आपने बताया एक संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर में कुछ डिफरेंसेस आए हैं किसी को लेके या किसी बात को लेके, बट हम उसके बारे में जैसे अभी आप क्या एक्ट होगा, क्या वो होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अभी किसी ने भी फिगर आउट नहीं करा है, कि उनके ऊपर पॉइंट आउट नहीं करा है कि ये वही बंदा है, कि या फिर किसी का नाम लेके उन्होंने फिगर आउट नहीं करा है। अब ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई वो उसको कुछ बोल रहा है, वो उसको कुछ बोल रहा है। जब तक आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते या फिर आप सीधा स्पेसिफिकली नाम नहीं ले सकते किसी का, तो आप किसी को भी उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या फिर डिफेमेशन में आप उनको बुक नहीं कर सकते। या तो आपको सीधा स्पेसिफिक नाम लेना चाहिए किसी भी बंदे का, जैसे कोई एक्स है या वाई है कि एक्स ने मेरे साथ ये करा। जब तक आप किसी बंदे का स्पेसिफिकली नाम नहीं लोगे तो आप किसी पे भी कोई चार्जेस नहीं लगा सकते। आजकल लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उनको कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है पर वो क्या करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उनके पीछे धमकियाँ देते हैं या उनके कस्टमर्स को धमकियाँ देते हैं। ऐसा उन पे क्या एक्ट लगेगा? बिल्कुल, ये आजकल ये बहुत चल रहा है। इसमें आजकल मतलब क्या होता है कि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कोई आपको प्रोग्रेस नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके पीछे ना बहुत, जैसे आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, मार्केट में आए हुए हैं और पीछे से जो बहुत बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने देखा कि ये अगर प्रोग्रेस कर देगा तो हमें बहुत नुकसान होगा इसके लिए। जैसे कोई आपका जो होता है कि आपके क्लाइंटेज को ख़राब करता है, कि आपके बारे में मिसगाइड करता है कि इसका स्टॉक्स या फिर मार्केट ऐसी है कि इसके मार्केट से आपको ये सामान लेंगे, जो भी आप लेंगे वो ख़राब सामान निकलेगा, तो आप उसके खिलाफ एक कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में आप एक दर्ज करा सकते हैं। फिर जो भी एक्शन जो भी पुलिस लेगी उसके खिलाफ जो भी वो आप देख सकते हैं उसके। सर, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट आपके लिए आपका सिटिंग एरिया, जैसे आपने लॉ कंप्लीट करी, फिर उसके बाद आप जाएंगे तो सिटिंग एरिया सबसे प्रॉब्लम रहता है आपके लिए। और सेकेंडली ऑप्शन रहता है कि आपके सीनियर्स, कि आपने एक बार थ्रू आउट करा, जैसे आपने पढ़ा लॉ आपने एक बार पढ़ लिया, बट आपको फिज़िकली उसकी नॉलेज नहीं है कि आपका लिटिगेशन कैसा होगा, कि आप उसके अंदर जानकारी आपको जब होगी जब आप कोर्ट में प्रेजेंस होंगे। और कोर्ट में प्रेजेंस और एक सब्जेक्टिव में और एक उसमें बहुत फ़र्क होता है। आप थ्योरेटिकल जो भी पढ़ते हैं वहाँ पे उसका 50% ही आप यूज़ कर पाते हैं कोर्ट्स में, बट सारा प्रैक्टिकली ही आपको वहाँ पे करना होता है। और एक सबसे मेन इशू आता है आपका सीनियर्स का। अगर आपके पीछे कोई भी
लॉयर नहीं है या फिर आपके पीछे कोई एडवोकेट नहीं है जो आपको गाइड करे कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कि आपको क्रिमिनल फील्ड में जाना चाहिए, सिविल फील्ड में जाना चाहिए, टैक्स फील्ड में जाना चाहिए या कॉर्पोरेट में जाना चाहिए। क्योंकि आपको ना सिर्फ आपको नॉलेज, बुकेज नॉलेज से कुछ नहीं होता, आपको ना आजकल जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना वो सबसे पहले लेनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही आप किसी फील्ड में एंटर कर सकते हैं। अगर कोई लॉयर बनना चाहेगा तो उसके लिए वो क्या क्या चीज़ें फेस करेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक तो 12th, चाहे आपने कौन सी स्ट्रीम से भी आपने 12th करा हो, उसके बाद आजकल 2 वे से आप लॉयर बन सकते हैं। या तो आपने ग्रेजुएशन करा हो या फिर आप इंटरमीडिएट कोर्स ले सकते हैं जो 5 ईयर का कोर्स हो सकता है। आजकल तो बहुत वो गवर्नमेंट ने बहुत वो कर दिया है, जैसे आप BA LLB कर सकते हैं, BBA LLB कर सकते हैं, BCom LLB कर सकते हैं,